हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में करने वाले कंप्लीट इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 10th। अगर आपको नोट्स भी चाहिए यू मे कमेंट मी, आई विल प्रोवाइड यू। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ डेवलपमेंट। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब है विकास, ग्रोथ। ठीक है। सो डेवलपमेंट जो गोल्स होते हैं दैट कैन बी ऑपोजिंग एंड कॉन्फ्लिक्टेड, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव टू अदर्स। ठीक है। सो सबके हमें पता है गोल्स अलग अलग होते हैं, सबके डेवलपमेंट गोल्स अलग होते हैं। एक प्रॉस्परस फार्मर है, वो सोचेगा कि हमारी खेती अच्छी हो, हमें अच्छा लेबर मिले। बट एक लेबर ये विश करेगा कि हमें एक अच्छा फार्मर मिले, हमें हमारी सैलरी अच्छी हो, अच्छा इरिगेशन, अच्छी बारिश हो। सो सबके डेवलपमेंटल गोल्स अलग अलग होते हैं और ये किसी दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं। अब क्यों और कैसे? सो दिस इज़ बिकॉज हर एक पर्सन डिफरेंट है, डिफरेंट इंटरेस्ट है, डिफरेंट ओपिनियंस है और डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं। एग्जांपल, डैम का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो किसी के लिए तो अच्छा है। जो लोग होंगे वो तो सोचेंगे कि हाँ, हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, डैम बन रहा है, दैट्स गुड। ठीक है। बट वहाँ पे जो लोग रह रहे होंगे, उन्हें जिन्हें डैम कंस्ट्रक्शन के लिए डिस्प्लेस किया जाएगा, उनके लिए वो गोल अच्छा नहीं होगा। दैट गोल विल बी डिस्ट्रक्टिव फॉर देम। सो दिस इज़ व्हाट डेवलपमेंट इज़। डेवलपमेंट इज़ विकास एंड डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। और जो डेवलपमेंट होता है हमारा सोशल होता है, इकोनॉमिक होता है, पर्सनल होता है, पॉलिटिकल भी होता है। डेवलपमेंट हमारा मिक्स ऑफ गोल्स होते हैं जिसमें मनी इज़ नॉट इनफ। मनी के अलावा भी हमारे पास और भी चीज़ें होती है, जैसे मटेरियलिस्टिक गोल्स होते हैं और नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स होते हैं। मटेरियलिस्टिक गोल्स वो होते हैं जो हम मनी से ख़रीद सकते हैं, जैसे कार, हाउस, ये सब हम मनी से ले सकते हैं। बट देयर आर मैनी अदर नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स जो हम मनी से नहीं ख़रीद सकते, जैसे रिस्पेक्ट, लव, सिक्योरिटी, इक्वालिटी, ट्रस्ट, टाइम। टाइम कैन नॉट बी बॉट। और भी होते हैं बट वो इग्नोर कर दिए जाते हैं, वो नेग्लिजिबल होते हैं। देन आता है नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट एक एक्सहॉस्टिव टर्म है दैट इंक्लूड्स इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। इंक्रीज इन नेशनल डेवलपमेंट इज़ द इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। अब पर कैपिटा इनकम क्या होती है? एवरेज इनकम मेजर्स the average income per person in a given area in a specified year. So per capita income average income होती है, जो एवरेज इनकम होती है जो पर पर्सन के काउंट की जाती है, वेदर द पर्सन इज़ एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड। ये पर गिवन एरिया में और एक स्पेसिफाइड ईयर में होती है और ये रिकॉर्ड किया जाता है बाय द वर्ल्ड बैंक। और नेशनल डेवलपमेंट का मतलब है स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल लिविंग देयर, मतलब पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होना चाहिए, सोशल एम्यूनिटीज़ अच्छी होनी चाहिए, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, एट्सेट्रा टू द सिटीजन्स। फॉर कंट्री, हम कंट्री के कंपैरिजन के लिए पर कैपिटा इनकम वाला ही कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द वर्ल्ड बैंक। पर कैपिटा इनकम अगेन इम्पॉर्टेंट है, एवरेज इनकम होती है पर पर्सन इन अ गिवन एरिया इन अ स्पेसिफाइड ईयर। और पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला होता है टोटल एरिया, टोटल इनकम ऑफ एरिया अपॉन टोटल पॉपुलेशन। अब सपोज एक स्मॉल जोग्राफिकल एरिया है जिसमें 5 पीपल है और जो टोटल इनकम ऑफ दैट एरिया है वो है 50,000। सो पर पर्सन हमारे पास 10,000 रुपीज़ आए। सो दिस इज़ द पर कैपिटा इनकम। इट इंक्लूड्स एवरीवन वेदर द पर्सन इज़ एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड। देन हमने पढ़ा कि ये जो पर कैपिटा इनकम है ये मेजर की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। सो वर्ल्ड बैंक क्या है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट देती है एवरी ईयर टू कंपेयर, फॉर द कंपैरिजन। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हम कंट्री को कैसे कंपेयर करते हैं? तो जो भी कंट्री जिसका पर कैपिटा इनकम पर एनम $12,056 है, वो डेवलप्ड या फिर रिच कंट्री है। जिस कंट्री के पर कैपिटा इनकम 1820 है पर एनम, वो लो या फिर मिडल इनकम में काउंट की जाती है, वो मिड में होती है, मिडल।
ये डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है, वो पूरी डेवलप तो नहीं होती बट अभी डेवलपिंग होती हैं, जैसे इंडिया इज़ द एग्जांपल। देन हमारे पास होता है अंडर डेवलप्ड कंट्री, जो बिल्कुल भी डेवलप नहीं है, उसमें $955 या फिर उससे भी कम होता है पर कैपिटा इनकम। ये होती है लो इनकम कंट्री, अंडर डेवलप्ड। ठीक है, अब पर कैपिटा इनकम, क्या ये हमारे पास एक अच्छा वे है मेजर करने का? तो द आंसर इज़ नो, बिकॉज़ हम किसी कंट्री को सिर्फ़ और सिर्फ मनी के बेसिस पे कंपेयर नहीं कर सकते। ये जो मनी हम कैलकुलेट करते हैं पर कैपिटा इनकम, ये पर पर्सन, चाहे पर्सन एम्प्लॉयड है या नहीं है। इंडिया में हमने देखा है कितने सारे बेगर्स होते हैं जो रोड्स पे रहते हैं, लेकिन हमने क्या काउंट किया है कि इंडिया में हर पर्सन को उतने रुपीज़ तो मिल ही रहे हैं, उतना पैसा तो मिल ही रहा है। तो हमें पता चलता है कि पर कैपिटा इनकम में भी कुछ लिमिटेशंस होती है। सो वो लिमिटेशंस क्या होती है? पहली है कि एवरेज, ये जो एवरेज है ये हाइड कर देता है डिस्पैरिटीज़ को, रिच और पुअर को सेम बताता है, जबकि हर कंट्री में पॉवर्टी होती ही है। देन आता है इट ओनली टेल्स अबाउट इनकम, इकोनॉमिक एस्पेक्ट के बारे में ही बताता है, और जो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं वो इग्नोर किए जाते हैं। ये थर्ड पॉइंट था। देन आता है हमारे पास इट डोंट टेल्स द वे इनकम इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, ये बस एवरेज बता देता है कि हर पर्सन के पास इतना है, बट ये नहीं बताता कि ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सो ये डिस्पैरिटी हाइड करता है। सेकेंड, ये रिच पुअर को सेम बताता है। थर्ड, कि ये सिर्फ इनकम के बारे में बताता है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट बताता है। फोर्थ, कि ये सारे अदर पैरामीटर्स को इग्नोर कर देता है। और फिफ्थ, कि ये नहीं बताता कि इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है। तो इसलिए हम मानते हैं कि HDR ज़्यादा बेटर है। अब HDR क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। सो विल स्टडी अबाउट दैट। अब कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट को छोड़ के और क्या एट्रीब्यूट्स है उन्हें पढ़ते हैं। जैसे हमारे पास है पहला, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ़ इन्फेंट्स डाइंग पर 1000 लाइफ वर्थ इन अ ईयर। ठीक है, और ये जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ये डेवलपमेंट से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर ये इंक्रीज़ हो रहा है, ज़्यादा बच्चे मर रहे हैं, मतलब डेवलपमेंट कम हो रही है, दैट मीन्स हेल्थ फैसिलिटी इज़ नॉट गुड देयर। देन आता है लिटरेसी रेट, जो एजुकेशन के बारे में बताते हैं। ये बताता है लिटरेट पॉपुलेशन कितनी है 7 और 7 से ज़्यादा एज की पर 1000 पर्सन। और लिटरेसी रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेवलपमेंट के। अगर लिटरेसी रेट ज़्यादा है दैट मीन्स डेवलपमेंट भी ज़्यादा है, दैट मीन्स एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी है। देन आता है नेट अटेंडेंस रेशियो, which tells the total number of children of age group 14 and 15 years attending school। और ये जो net attendance ratio है that is directly proportional to development। देन हमारा टॉपिक आता है पब्लिक फैसिलिटीज़। पब्लिक फैसिलिटीज़ हमारी बेसिक फैसिलिटीज़ होती है विच द गवर्नमेंट प्रोवाइड टू इट्स सिटीजन्स एट एन इकोनॉमिकल रेट फॉर वेल बीइंग एंड बेटरमेंट ऑफ सिटीजन्स। एग्जाम्पल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक स्कूल्स, पब्लिक टॉयलेट्स, ये सारे हमारी पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं। अब इसके रीज़न्स क्या होते हैं, क्यों प्रोवाइड की जाती है पब्लिक फैसिलिटीज़? बिकॉज नंबर 1 कि ऑल सिटीजन्स आर नॉट इक्वल स्टैंडिंग इन अ कंट्री। कुछ रिच होते हैं, कुछ पुअर होते हैं। सेकेंड, मैनी पीपल हु कांट अफोर्ड बेसिक नेसेसिटीज़, उनके लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। जैसे BPL में जो लोग आते हैं, बिलो द पॉवर्टी लाइन, उन्हें फूड, क्लोथ, शेल्टर भी नहीं मिलता, उनके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती हैं। थर्ड आता है हमारे बिगर लेवल पे से कोई देखो, अगर कोई पर्सन है वो कुछ डेवलपमेंट कर रहा है, द पर्सन इज़ ओपनिंग अ मॉल, वो एक स्मॉल लेवल पे कर रहा है। हम नेशनल लेवल या बिगर लेवल पे कोई अच्छी डेवलपमेंट नहीं कर सकते। जैसे अब पोल्यूशन कंट्रोल है, हम नहीं बोल सकते कि आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन कर दो, इसके लिए गवर्नमेंट को ही एक्शन लेना पड़ेगा। सो दैट ऑल दैट कम्स अंडर पब्लिक फैसिलिटीज़। और इसके रीज़न यही है कि सारे पर्सन इक्वल नहीं होते, रिच पुअर भी होते हैं, कुछ लोग को बेसिक अमेनिटीज़ भी नहीं मिल पाती, तो उन्हें हेल्प करने के लिए पब्लिक फैसिलिटीज़ दी जाती है। देन हम देखते हैं केरला का जो लिटरेसी रेट है और हेल्थ रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा है, हाईएस्ट है। तमिलनाडु का PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ज़्यादा है।
BMI बॉडी मास इंडेक्स। अब आता है बॉडी मास इंडेक्स, जो डिराइव्ड होता है फ्रॉम मास एंड हाइट ऑफ अ पर्सन। हम मास और हाइट से कैलकुलेट कर सकते हैं किसी पर्सन का बॉडी मास इंडेक्स। ये भी एक वे है टू कैलकुलेट द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। और BMI की ऐसा यूनिट है kg पर मीटर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या है? वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर, और हाइट किस में? मीटर में। आइडियल BMI जो होती है हमारे 14 ईयर की गर्ल के लिए वो होती है 18.5 से 24.9, और बॉयज़ के लिए भी सेम ही होती है। अब आता है डेथ रेट, जो टोटल नंबर ऑफ़ पीपल बताता है डाइड पर 1000 पीपल। डेथ रेट ज़्यादा है मतलब डेवलपमेंट कम है। देन आती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट बर्थ टाइम। ठीक है, बर्थ टाइम से लेके उसकी लाइफ की लेंथ क्या होगी, कितना जी रहा है पर्सन, वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है मतलब वहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी है, मतलब वहाँ पे डेवलपमेंट अच्छा है। देन आता है बर्थ रेट, टोटल नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 पर्सन। देन आता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GAR, this is the percent of students enrolled in school on gender basis. अब आते हैं HDR, that is the Human Development Report. It is published by UNDP, that is United Nations Development Program. ये इंक्लूड करता है हेल्थ, एजुकेशन, इनकम, सारे एस्पेक्ट्स को। इट इज़ नॉट लाइक वर्ल्ड बैंक जो सिर्फ और सिर्फ वो इनकम पे फोकस करता है, ये हेल्थ और एजुकेशन पे ये भी फोकस करता है। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन UNDP एंड द वर्ल्ड बैंक। देन इंडिया हमारे 131 रैंक पर आती है एज़ पर द रिपोर्ट ऑफ 2007। अब आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टॉपिक। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है द डेवलपमेंट दैट मीट्स द डिमांड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन एंड कंजर्विंग फॉर फ्यूचर जनरेशन विदाउट हार्मिंग एनवायरनमेंट। 3 चीज़ें होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये आता है एग्ज़ाम में। सो क्या है? डेवलपमेंट जो प्रेजेंट जनरेशन के लिए हो, फर्स्ट चीज़। सेकेंड, फ्यूचर जनरेशन के लिए कंजर्व भी हो। थर्ड थिंग, एनवायरनमेंट को हार्म ना पहुँचे। देन ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? सी, बिकॉज हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड अवेलेबिलिटी में लिमिटेड अवेलेबल है। सेकेंड, हम उसे ओवर एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन विल डिप्लीट दैट, वी मे फिनिश इवन द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हम इतना ओवर एक्सप्लॉयट करें कि हमारे पास जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो भी डिप्लीट होते जा रहे हैं। थर्ड है कि मेजर रिसोर्सेज आर नॉन रीन्यूएबल। हम जो मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज यूज़ करते हैं वो हमेशा नॉन रीन्यूएबल ही होते हैं, जैसे कार्बन, कोल, ये सब जो है ये नॉन रीन्यूएबल है और हम इन्हें बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। सो लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और मेजर रिसोर्सेज नॉन रीन्यूएबल ही है। एग्जाम्पल, ग्राउंड वाटर का ओवर यूज़। सी, ग्राउंड वाटर तो रीन्यूएबल है, वो बारिश के साथ रिन्यू होता जा रहा है, बट इसका ओवर यूज़ इसे नॉन रीन्यूएबल बना देता है। इट इज़ नॉट एबल टू रिप्लेनिश। देर इज़ अ 61% ऑफ डिक्लाइन इन द ग्राउंड वाटर। वेदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डोंट रिस्पेक्ट स्टेट और नेशनल बाउंड्रीज, एक्सप्लेन। सो नंबर 1, इट अफेक्ट्स एवरी कंट्री द सेम। अब जो हमारा एनवायरनमेंट का जो डिग्रेडेशन हो रहा है वो नेशनल बाउंड्रीज़ तो देख के आएगा नहीं कि हम पाकिस्तान में जाएंगे, इंडिया में नहीं जाएंगे, या इंडिया में जाएंगे चाइना में नहीं जाएंगे, नॉट लाइक दैट। सो ये बात तो सही है। तो येस, वी अग्री दिस स्टेटमेंट। It affects everybody the same, every country the same, irrespective of the national boundaries. इसमें आप अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दे सकते हैं। एग्जाम्पल, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर ड्यू टू CFC इफेक्ट। Now it hampers the surrounding irrespective of any boundaries. अगर इंडिया में फ्लड आ रहा है तो नेबरिंग कंट्रीज़ को भी हार्म करेगा। अगर कहीं भूकंप आ रहा है तो वो नेबरिंग कंट्रीज़ को भी हार्म करेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द बाउंड्रीज। देन आता है हार्मफुल इफेक्ट्स कैन बी सीन इन नेबरिंग एंड इवन ग्लोबली। एग्जाम्पल, डिफॉरेस्टेशन जो ब्राज़ील में हुआ था, इट हैज़ कॉज्ड रेनफॉल डिस्टर्बेंस थ्रू आउट साउथ अफ्रीका। ब्राज़ील में डिफॉरेस्टेशन ने पूरे साउथ अफ्रीका का रेनफॉल
पैटर्न डिस्टर्ब कर दिया था। देन आते हैं लैंड डिग्रेडेशन इन चाइना ने इंडिया और बांग्लादेश में भी अफेक्ट आया था बाय ब्रिंगिंग मैसिव फ्लड्स। देन आते हैं हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को। सो वी कैन यूज़ 3R, दैट इज़ रिसाइकल, रिड्यूस एंड रीयूज़ टू अवॉइड ओवर एक्सप्लॉयटेशन। Then judicious use of resource via new technology, हम न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करके judicious यूज़ कर सकते हैं, रिसोर्स का कम से कम यूज़ कर सकते हैं। देन हमें क्या करना है, हमें रीन्यूएबल एनर्जी को प्रेफर करना चाहिए इंस्टेड ऑफ नॉन रीन्यूएबल एनर्जी। अब जो हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं वो हम पानी पे बनाने की जगह हम सोलर एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। सनलाइट तो हमारे पास बहुत अबंडेंट है, तो हमें सनलाइट पे एनर्जी बनानी चाहिए। सो यही है कि हमें रीन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, मनी कांट बाय एवरीथिंग, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। तो इसमें आप क्या एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास नॉन रीन्यूएबल चीज़ें भी है, नॉन मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं जो हम मनी से बाय नहीं कर सकते, जैसे लव, रिस्पेक्ट, टाइम। सो मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग। फिर हमें बताना है, सेकंड क्वेश्चन है रोल ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ का क्या रोल होता है, देखो ये एनवायरनमेंट को कंजर्व करते हैं। जैसे अगर हम पब्लिक फैसिलिटीज़ यूज़ करते हैं, जैसे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, तो पोल्यूशन कम होता है। इससे पुअर लोगों की भी हेल्प होती है, द वन हु कैन नॉट अफोर्ड द बेसिक अमेनिटीज़, उनकी हेल्प होती है। कंट्री की पब्लिक फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ करने से डेवलपमेंट भी इम्प्रूव होती है। जैसे हेल्थ पे अगर हम वर्क करेंगे तो वहाँ का डेवलपमेंट भी इम्प्रूव होगा। एजुकेशन को इम्प्रूव करेंगे तो वहाँ की लिटरेसी रेट बढ़ेगा, जिससे डेवलपमेंट भी बढ़ेगा। Public facilities play an important role in the overall development of the nation. That was it. We have covered the whole chapter within 15 minutes with the important questions. Let us move to the second chapter, that is the sectors of the Indian economy. ये हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि इंडियन इकोनॉमी में मेजरली 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर जो होता है वो डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन होता है नेचर से। प्राइमरी सेक्टर कनेक्टेड होता है नेचर से, जैसे एग्रीकल्चर में हम डायरेक्ट नेचर में हम क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं। देन आता है डेयरी कैटल्स, ये नेचुरल है, तो हम नेचर से कनेक्टेड है। इसमें भी फॉरेस्ट्री, हम फॉरेस्ट प्लांट्स इन सब को यूज़ कर रहे हैं। फॉरेस्ट अगेन नेचुरल है। फिशेस पानी में रहती है, अगेन वो नेचुरल है, नथिंग इज़ आर्टिफिशियल। सो प्राइमरी सेक्टर होता है, इट हैज़ द डायरेक्ट लिंक फ्रॉम द नेचर। देन आता है सेकेंडरी सेक्टर। अब जो हमारे पास प्राइमरी सेक्टर से हमने जैसे फिशिंग से हमने फ़िश ली, या फिर हमने एग्रीकल्चर से हमने सपोज़ कॉटन लिया, तो अब सेकेंडरी सेक्टर में उसी का कन्वर्जन होगा, उसे गुड में फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। ये रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करता है, वो काम होता है सेकेंडरी सेक्टर में, जिसमें हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती है, इंडस्ट्रीज़ जो रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट्स बनाएंगे। देन हमारे पास थर्ड होता है टर्शियरी सर्विस। टर्शियरी सर्विस प्रोवाइडर सेक्टर होता है, जैसे हमारे पास प्रोफेशनल्स हो गए, टूर गाइड हो गए, आईटी सेक्टर्स हो गए, बैंकिंग, टीचर्स, एटीएम, शॉपकीपिंग, ये सारे हमारे टर्शियरी सेक्टर में हो रहे हैं जो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सो सेक्टर्स का इंडियन इकोनॉमी में क्या रोल होता है, इट हेल्प्स प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज एंड enables people to earn their living and it is related to money. सो इकॉनमी से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड होते हैं ये सेक्टर्स। प्रॉफिट होता है इसमें कंज्यूमर का भी और जो प्रोड्यूसर है उसका भी। रॉ मटेरियल्स बेसिक प्रोडक्ट्स होते हैं दैट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स। देन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स यूज टू प्रोड्यूस फाइनल गुड्स, यूटिलाइज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स, ठीक है। देन फाइनल और कंज्यूमर गुड्स जो फाइनली कंज्यूमर के पास पहुंचता है, कमोडिटी यूज्ड बाय कंज्यूमर टू सेटिस्फाई करंट नीड्स। हमारा रॉ मटेरियल या फिर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, एग्जांपल वुड। अब वुड को हम सेकेंडरी सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में डाल के हम उससे एक फ़ाइनल कंज्यूमर गुड बनाएंगे, जैसे फर्नीचर।
तो ये था एग्जांपल ऑफ रॉ मटेरियल और फाइनल कंज्यूमर गुड का। अब जीडीपी होता है हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। ये क्या होता है? वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर। ये मेजर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। ठीक है, कौन मेजर करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री जीडीपी को मेजर करती है। देन जो हमारा जीडीपी है वो अगर प्राइमरी सेक्टर में टर्शियरी सेक्टर से ज़्यादा है, डायरेक्ट लिंकेज जिसमें जैसे एग्रीकल्चर किसी कंट्री में ज़्यादा है, दैट मीन्स द कंट्री इज़ डेवलपिंग। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। बट अगर किसी कंट्री में टर्शियरी सेक्टर ज़्यादा डेवलप्ड है, टर्शियरी सेक्टर में ज़्यादा लोग हैं, दैट मीन्स वो कंट्री डेवलप्ड है। मतलब एग्रीकल्चर ये सब हमारे पास है बट सर्विस हमें ज़्यादा चाहिए, मतलब वो कंट्री डेवलप्ड है। जीडीपी होता है सम ऑफ प्रोडक्शन इन 3 सेक्टर्स, इन ऑल द 3 सेक्टर्स। इसका जो सम होता है प्रोडक्शन का उसे जीडीपी कहते हैं। अब जो हमारा जीडीपी है वो हमारा रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट पे काउंट नहीं होता, वो सिर्फ फाइनल और कंज्यूमर गुड पे काउंट होता है। सपोज़ हमारे पास फाइनल गुड है फर्नीचर, अब हम जीडीपी काउंट कर रहे हैं वुड के प्रोडक्शन पे भी और फर्नीचर के प्रोडक्शन पे भी, तो हमारा वो वुड डबल टाइम काउंट हो रहा है। तो एक्यूरेट आए इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ फाइनल कंज्यूमर गुड का ही जीडीपी काउंट करते हैं। Important question: why is tertiary sector important? Number 1, increase in demand for basic services. Population बढ़ रही है तो हमारी डिमांड भी बढ़ रही है। सेकंड, ये हाई पेइंग जॉब्स होती है। थर्ड, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज़। अब प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ बढ़ रही है तो टर्शियरी सेक्टर को भी तो बढ़ना पड़ेगा। फोर्थ, ये एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है। देन फिफ्थ है इंक्रीज इन डिमांड्स एंड इनकम। सिक्स्थ है इंक्रीज इन आईटी और कम्युनिकेशन जॉब्स। आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आईटी सेक्टर बढ़ता जा रहा है तो इसलिए टर्शियरी सेक्टर भी बढ़ता जा रहा है। हमने सेक्टर को डिवाइड किया था 3 पार्ट्स में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी को ऑन इकोनॉमिक बेसिस। ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन ऑफ वर्क एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस सेक्टर्स हमें डिवाइड होते हैं 2 पार्ट्स में, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर हमारा रजिस्टर्ड होता है गवर्नमेंट के साथ, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर रजिस्टर्ड नहीं होता गवर्नमेंट के साथ। ऑर्गेनाइज सेक्टर में पर्टिकुलर रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो अनऑर्गेनाइज में नहीं होते। ऑर्गेनाइज सेक्टर में फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, अनऑर्गेनाइज में फिक्स्ड नहीं होते, वो लॉन्ग भी हो जाते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी होती है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं होती। ऑर्गेनाइज सेक्टर में पेड हॉलीडेज़ होती हैं, मतलब छुट्टियों के दिन भी पैसा मिलता है, बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता। ऑर्गेनाइज सेक्टर का हमारा एग्जांपल है एक स्कूल टीचर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जांपल है एक ट्यूशन टीचर। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ द सेक्टर्स आर डिवाइडेड इनटू अगेन 2 पार्ट्स, public sector and private sector. Public sector is owned by government, private sector is owned by private individual or a group of individuals. पब्लिक सेक्टर हमारी सारी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, बट प्राइवेट सेक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है बाय द फर्म ऑफ ओनर जो चाहता है वो सर्विस प्रोवाइड करता है, जबकि पब्लिक सेक्टर सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। पब्लिक सेक्टर के लिए गवर्नमेंट टैक्सेस को रेज करता है फॉर द मनी फॉर द नीडेड फॉर द एक्टिविटीज़, बट प्राइवेट सेक्टर में इट कलेक्ट्स मनी फॉर सर्विस प्रोवाइडेड। ठीक है, जो वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उससे ही मनी कलेक्ट कर लेते हैं। पब्लिक सेक्टर पीपल लोगों के वेलफेयर के लिए होता है, बट प्राइवेट सेक्टर खुद के प्रॉफिट के लिए होता है। पब्लिक सेक्टर का एग्जांपल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल्स, और प्राइवेट सेक्टर का एग्जांपल है टाटा स्टील या फिर कोका कोला कंपनी, जो खुद के प्रॉफिट के लिए कंपनीज ओपन करते हैं। फिर से क्वेश्चन आता है व्हाई डू वी नीड पब्लिक सेक्टर? सो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, पब्लिक के वेलफेयर के लिए होता है, एंड ऑब्वियसली हमारे पास डेमोक्रेसी है तो वी नीड पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट का कोई तो रोल होना चाहिए। देन
और इसलिए प्रोवाइड करते हैं बिकॉज प्राइवेट जो हमारी फैसिलिटीज़ है, प्राइवेट सेक्टर है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जो लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते. नाउ द टास्क ऑफ डेटा कलेक्शन इन ऑल 3 सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी इज़ डन बाय CSO एंड NSSO. NSSO की फुल फॉर्म है नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस और CSO की फुल फॉर्म है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस. अब से हमारे पास 2 टाइप्स की एम्प्लॉयमेंट इधर है. एक तो हमारी अंडर एम्प्लॉयड है, एक होती है हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट. अंडर एम्प्लॉयड होते हैं जो वर्कर्स वर्क कर रहे हैं लेस देन व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग. मतलब अंडर एम्प्लॉयड मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ. जैसे सपोज़ एक टीचर है जिसने PhD की हुई है. अब वो प्रोफेसर की डिग्री उसने ले रखी है, PhD की हुई है, बट उसे किंडरगार्टन की जॉब मिल रही है. सो द पर्सन इज़ अंडर एम्प्लॉयड. उसमें जितना कैपेबल है वो करने से वो उससे कम कर पा रहा है. और अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है कि वो वर्क ही नहीं कर पा रहा. मतलब द पर्सन इज़ नीड ऑफ वर्क बट ही इज़ नॉट गेटिंग द वर्क. अच्छा, अब हम देख लेते हैं अनएम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी सेक्टर में. प्राइमरी सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट कैसे होती है? प्राइमरी सेक्टर हमने पढ़ा था जो डायरेक्ट रिलेशन होता है विद द नेचर. तो इसमें 2 टाइप्स की मेजर अनएम्प्लॉयमेंट होती है. एक तो होती है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और होती है सीजनल एम्प्लॉयमेंट. डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट में होता है वहाँ पे लोग ऐसा लगता है कि काम कर रहे हैं बट एक्चुअली दे आर नॉट एम्प्लॉयड. पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड बट एक्चुअली आर नॉट. एग्जाम्पल एग्रीकल्चर. ये हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम फैमिली में होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम रूरल एरियाज़ में ही होता है. अब सपोज़ किसी के यहाँ एक फार्म है, वहाँ पे एग्रीकल्चर करना है. वहाँ पे देयर इज़ अ नीड ऑफ ओनली 2 पीपल. 2 लोगों का काम है बट वहाँ पे 5 लोग काम कर रहे हैं. ठीक है. अब जो सैलरी है वो कम अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हुई. अब सपोज़ हमारे पास 10 रुपये हैं, वो 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होना है तो दोनों को 5-5 मिलेंगे जो ज़्यादा है. बट अगर सेम 10 रुपये 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होना है तो हर एक पर्सन को कम रुपीज़ मिलेंगे. तो वो डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है जिसमें ज़रूरत ही नहीं है, वो ऐसे अननेसेसरी बस ऐसे हैं, अपीयर हैं. देन आता है सीजनल एम्प्लॉयमेंट जिसमें इट इज़ अ सिचुएशन इन विच पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर. एक पर्टिकुलर टाइम इन द ईयर के लिए वो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाती उन्हें. अब इसमें दोनों रूरल और अर्बन दोनों में देखा जाता है. ये रूरल में अगेन एग्रीकल्चर में दिखता है. जैसे हार्वेस्टिंग और सोइंग के टाइम तो बहुत ज़्यादा वर्क होता है बट जो बीच का ड्यूरेशन होता है उसमें वर्कर्स की ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा. तो उस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाती है जो सीजनल होती है, कुछ पर्टिकुलर मंथ्स में होती है. तो इसलिए वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है. और अर्बन एरियाज़ में हमारे पास लेबर्स का एग्जांपल है. ठीक है, जो रेनी सीज़न में वर्क उन्हें नहीं मिलता. जैसे अब समर विंटर में तो काम मिलता है बट रेनी सीज़न में कोई वर्क करवाता ही नहीं है. तो लेबर्स को रेनी सीज़न में वर्क नहीं मिल पाता. अब कुछ टाइम साल में बहुत ज़्यादा वर्क मिलता है. जैसे कैंडल मेकिंग इंडस्ट्री है, वो क्रिसमस और दिवाली के टाइम तो उन्हें बहुत सारा वर्क मिलेगा बट उसके बाद जो आगे का या बीच का ड्यूरेशन है उसमें उन्हें वर्क नहीं मिलेगा. सो अगेन दिस इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. नाउ हम पढ़ते हैं हम अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं. सबसे पहला पॉइंट होता है कंस्ट्रक्शन का. कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, कनाल्स, रोड्स, हम ये कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं. इससे देखो हमारे पास 2 प्रॉफिट मिलेंगे. एक तो हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगी. जो डैम्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उन्हें तो एम्प्लॉयमेंट मिल रही है और साथ ही साथ अब सपोज़ रोड बन रहा है कहीं पे तो वहाँ पे लोग को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है और रोड की भी कंस्ट्रक्शन हो रही है. तो वहाँ पे लोग का डबल बेनिफिट हो गया. देन आता है सेकेंड पॉइंट, लोकल बैंक शुड प्रोवाइड चीप एग्रीकल्चर क्रेडिट. अब जो हमारे पास कुछ जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उन्हें लोन नहीं मिल पाता. ठीक है, तो उन्हें लोन एग्रीकल्चर का जो क्रेडिट है वो कम प्राइस पे कम इंटरेस्ट पे देना चाहिए. थर्ड, हमें आइडेंटिफाई, प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्री एंड सर्विस. ठीक है, अब सपोज़ एक विलेज है, हमें वहाँ पे आइडेंटिफाई करना है और प्रमोट करना है लोकल इंडस्ट्री को. अब एक विलेज है, वहाँ पे लोग हैंडीक्राफ्ट बहुत अच्छा करते हैं
अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाते हैं, तो हमें वहाँ पे आइडेंटिफाई करने कि वहाँ के लोग क्या काम अच्छा कर रहे हैं, फिर हमें उसी टाइप की इंडस्ट्री, उसी टाइप की सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर खोलने चाहिए। थर्ड है ओपनिंग अ कोल्ड स्टोरेज। अब हम एक कोल्ड स्टोरेज ओपन कर सकते हैं, जिससे जो एग्रीकल्चर के बाद जो हमारे पास सामान है हम उसे अच्छे से स्टोर कर सकें, बिकॉज़ हमारा बहुत सारा खाना उसी में वेस्ट हो जाता है स्टोरेज ना होने की वजह से। देन वह है हमारा इन्वेस्टमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन। हमें ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब सपोज़ गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन में इन्वेस्ट करेगी तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ तो इम्प्रूव होंगी, प्लस ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें लोग चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है। देन थर्ड लास्ट है एम्फेसिस ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेक्टर। अब एजुकेशन और ट्रेनिंग सेंटर खुलेंगे तो ऑब्वियसली टीचर्स चाहिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और लिटरेसी रेट भी बढ़ रहा है। सो हमें ऐसी डबल एडवांटेज वाली चीज़ें करनी होगी टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी कम हो और लोगों का बेनिफिट भी हो। अब गवर्नमेंट ने एक स्कीम भी लॉन्च की थी MG नरेगा इन 2005। इसकी फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें क्या था, ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर इन नीड ऑफ वर्क in rural areas are guaranteed 100 days of employment in a year by government। so government guarantee करती थी जो लोग एम्प्लॉय हो सकते हैं, जो नीड में है वर्क की, जो वर्क कर सकते हैं, जिनके पास स्किल्स है, उन्हें 100 डेज़ वर्क की गारंटी देगी, ठीक है, इन अ ईयर अंडर द एक्ट राइट टू वर्क। That was all about this chapter. So again हमारा chapter 2 भी complete हो गया within 15 minutes with important questions। तो हमारे 30 minutes में 2 chapters हो गए। Chapter 3 आता है मनी एंड क्रेडिट। तो हम एंशियंट टाइम से स्टार्ट करते हैं। ट्रांजैक्शन कैसे होता था पुराने ज़माने में, तो हमारे पास था उस टाइम पे बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, हम एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ ले लेते थे। जैसे सपोज़ हमें कोई चीज़ खरीदनी है, हमें कुछ चेयर खरीदनी है, तो हम उसकी जगह इंस्टेड ऑफ पेइंग मनी हम उसकी जगह आटा या चावल दे देते थे। इसकी डेफिनेशन है मीडियम बाय विच गुड्स और सर्विसेज आर एक्सचेंज डायरेक्टली विदाउट अ कॉमन यूनिट। कोई भी कॉमन यूनिट जैसे करेंसी वगैरह कुछ नहीं होता था, हम ऐसे एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ दे देते थे। इसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं। अगर ये MCQ में आ सकता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या होता है, तो ये होता है बार्टर सिस्टम। क्यों कहते हैं डबल कोइंसिडेंस, बिकॉज सी 2 लोग हैं, एक को मान लो एक को चाहिए चेयर और एक को चाहिए गेहूँ, तो इसमें दोनों का फ़ायदा हो रहा है, उसे अपना गेहूँ भी मिल रहा है और इसे अपनी चेयर भी मिल रही है। तो एक कोइंसिडेंस है, ये 2 कोइंसिडेंस है। उसे जो चाहिए वो उसे मिल रहा है एक कोइंसिडेंस, दूसरे को जो चाहिए उसे वो मिल रहा है दूसरा कोइंसिडेंस। और इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स एसेंशियल होता ही है, बिकॉज़ अगर सपोज़ मुझे चेयर चाहिए और मेरे पास सिर्फ गेहूँ है देने को और सामने वाले को गेहूँ की ज़रूरत है ही नहीं, उसके पास अपनी खुद की गेहूँ की खेती है, तो फिर वो बार्टर सिस्टम नहीं हो पाएगा उधर, ठीक है। और हम इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं एक्सचेंज के लिए, हम ग्रेन्स, गोल्ड कॉइन्स और कॉपर कॉइन्स जैसी चीज़ें यूज़ करते हैं। बट मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ एक्सचेंज हमारे पास 2 टाइप्स का आते हैं, एक मनी के फॉर्म में और एक डिपॉजिट्स। मनी में होते हैं हमारे पास पेपर मनी और कॉइन्स, और डिपॉजिट्स में हमारे पास चेक होते हैं। Now modern time में why only money is selected as media of exchange? सो सबसे पहले तो हमारे पास यही पॉइंट है, बिकॉज ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है, गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है कि हाँ भाई हमें मनी ही यूज़ करना है। सेकेंड चीज़ कि सिर्फ RBI हैज़ अथॉरिटी टू इशू मनी अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, कि सिर्फ RBI के पास ही मनी इशू करने की परमिशन है। अच्छा, डिपॉज़िट देखो, मनी में हमें ये तो पता है, मनी में हमारे पास पेपर मनी और कॉइन्स होते हैं, बट ये डिमांड डिपॉज़िट क्या होती है। डिमांड डिपॉज़िट हमारे पास डिपॉज़िट होती है दैट इज़ डन इन अ बैंक विच कैन बी डिमांडेड एनी टाइम। सो डिपॉज़िट होता है बैंक से रिलेटेड, बैंक में हम जो डिपॉज़िट करते हैं विच कैन बी डिमांडेड एनी टाइम, जो हम बैंक से कभी भी मांग सकते हैं, उसे डिमांड डिपॉज़िट कहते हैं।
इसमें चेक भी आता है। चेक क्या होता है? एक पीस ऑफ पेपर या डॉक्यूमेंट होता है विच ऑर्डर्स बैंक टू ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू द अदर। ठीक है, जो ट्रांजेक्शन के ऑर्डर देता है चेक। ठीक है, एक पीस ऑफ डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, ट्रांजैक्शन इसे कहते हैं हम ट्रांजैक्शन विदाउट कैश, चेक वाले सिस्टम को। नाउ रोल ऑफ बैंक्स इन डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज़ इकोनॉमी। बैंक का क्या रोल है कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए? सो नंबर 1, इट प्रोवाइड्स लिंक बिटवीन सेवर्स एंड बोरोअर्स। अब सेवर्स वो होते हैं जो मनी को डिपॉजिट कर रहे हैं, जिनके पास पैसा जाता है तो वो सेव कर रहे हैं बैंक में, और बोरो जिन्हें उधार लेना है मनी। ठीक है, तो उनके बीच में एक लिंक क्रिएट करता है। थर्ड, ये प्रोवाइड करता है इंटरेस्ट। ठीक है, अब हमने अगर अपने अकाउंट में कुछ मनी डाल दिए तो उस पर हमें कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब कुछ टाइम बाद हम उसे लेंगे तो वो थोड़ी अमाउंट बढ़ जाएगी, तो इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करता है। और थर्ड, ये बूस्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को बूस्ट करता है। फोर्थ, इट प्रमोट्स डेवलपमेंट को तो प्रमोट करता ही है, बिकॉज ये इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहा है, तो इंडस्ट्री से हमारा डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है। सर्विस सेक्टर टर्शियरी सेक्टर है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से इकोनॉमिक का डेवलपमेंट भी होता है। डिसएडवांटेज ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन। अब ये जो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन है, जैसे बैंक है विच इज़ द फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन, अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? इट लैक्स इन रूरल एरिया। फर्स्ट है कि रूरल एरिया में नहीं होते। सेकंड है कि इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, तो अब जो ज़्यादा लिटरेट लोग नहीं होते वो बैंक तक जा ही नहीं पाते। थर्ड है, इट लैक ऑफ कोलेटरल। अभी हम पढ़ेंगे कोलेटरल होता क्या और इसका क्या रोल होता है। सी क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं, लोन एक्टिविटीज़ बाय बैंक। सो देख लो इसे क्या करने हैं। देखो, इसमें नंबर 1 होता है डिपॉजिटर, लेंडर या फिर सेवर, एक ही चीज़ है, और दूसरा होता है बोरोअर। इनके बीच में बैंक एक लिंक होता है। तो डिपॉजिटर या फिर जो सेवर है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ वेरी लो। ठीक है, उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अब सेव करा हमने, कोई मनी डाला, तो हमें जो वापस जो मनी मिलेगा उस पर इंटरेस्ट कम है, मतलब हमें थोड़ा ज़्यादा अमाउंट तो मिलेगा बट हमें ज़्यादा बढ़ के नहीं मिलेगा। सो 2 या 3% ही इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, बट बोरोअर, वो मनी अगर वो बोरो करेगा तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लगेगा। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया, मतलब उसे जितने मनी चाहिए उससे बहुत ज़्यादा मनी उसे वापस बैंक को करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट है विड्रॉल्स होते हैं। देखो, ये हम डिफरेंस देख रहे हैं डिपॉजिटर और बोरोअर में। सो डिपॉजिटर विड्रॉ करेगा, मनी को वापस लेगा, बट जो बोरोअर है वो मनी को बोरो करेगा और लोन का रीपेमेंट करेगा, लोन को रीपे करेगा। डिपॉजिटर मनी को डिपॉजिट करेगा, बोरोअर मनी का लोन लेगा। अब लोन लेने को कहते हैं क्रेडिट करना। नाउ क्रेडिट के 2 रोल्स हो सकते हैं। क्रेडिट हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? जब हम बैंक से लोन लेंगे, और नेगेटिव कब होगा? जब हम मनी लेंडर से लोन लेंगे। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कैसे होगा नेगेटिव। पॉजिटिव क्यों होगा बैंक से लोन लेना? इसका सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि एक फॉर्मल सेक्टर है, इसके अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। देन सेकेंड कि हमें प्रॉफिट मिलता है, हम लोन लेते हैं और फिर वो हम रीपे भी कर देते हैं। और मनी लेंडर से लेना नेगेटिव क्यों है? क्योंकि सबसे पहले कि इनफॉर्मल सेक्टर्स का कोई रूल और रेगुलेशन नहीं है। ठीक है, और हम ये क्या होता है, एक डेट ट्रैप बनाता है और उसमें ट्रैप कर देते हैं। जैसे हम अगर किसी ने, इधर बुक में एग्जांपल भी गिवन है स्वप्ना का। ठीक है, इसे आप पढ़ लेना। सो कैसे ये ट्रैप कर लेते हैं, जैसे कोई इंसान है, उसने मनी लेंडर से लोन लिया। अब मनी लेंडर क्या है ना, वो लोन पे इंटरेस्ट बढ़ाता जाएगा, आप उसे पे करते रहोगे, फिर वो लोन बढ़ा देगा, फिर आप पे करोगे, फिर वो लोन बढ़ता जाएगा, तो आपका लोन कभी ख़त्म ही नहीं होगा। इसलिए हमेशा हमें फॉर्मल और ट्रस्टवर्दी सेक्टर से ही लोन लेना चाहिए।
अब लोन एक्टिविटीज़ में बैंक, देखो बैंक में लोन एक्टिविटीज़ होती कैसे। देखो जो डिपॉजिटेड अमाउंट होता है, अगर किसी सेवर ने कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया तो उसमें जो 85% अमाउंट है वो लोनिंग पर्पस के लिए चला जाता है। जैसे हमने मान लो हमने 1 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट किए, तो उसमें से 85,000 रुपीज़ बैंक यूज़ करेगा अपने लोन लेने देने के पर्पज़ में, ठीक है। और जो 15% है वो लिक्विड कैश की तरह रख लेगा। अब उसमें से 15,000, 1 लाख में से 85,000 तो उसने लोन के रख दिया, और 15,000 वो कैश के लिक्विड कैश की तरह रखता है। मतलब मान लो हमने कभी भी अचानक से बोल दिया कि हमें मनी चाहिए, तो उसमें से मनी दे सके, इसलिए उसने 15% लिक्विड कैश भी रखा हुआ है, ठीक है। नाउ टर्म्स ऑफ क्रेडिट, टर्म्स ऑफ क्रेडिट पढ़ते हैं अपन। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड्स ऑन क्रेडिट स्कोर कार्ड, ठीक है। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा या फिर देना है वो हमारा डिपेंड करता है क्रेडिट स्कोर कार्ड पे, किससे लिया है हमने, कैसे लिया है और क्यों लिया है, रीज़न, ठीक है, क्यों लिया है उस पर भी डिपेंड करते हैं। अब इंटरेस्ट रेट कितना होगा, कैसे होगा, उसके लिए हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन और कोलेट्रल की रिक्वायरमेंट होती है, विच आर द मोड ऑफ फ्री पेमेंट, ठीक है। ये टर्म्स होते हैं, जैसे कोलेट्रल अभी पढ़ेंगे हम, ठीक है। और ये वेरी करता है इंटरेस्ट रेट सब्सटेंशियली फ्रॉम वन क्रेडिट अरेंजमेंट टू अदर। थर्ड, ये वेरी करता है ऑन नेचर ऑफ बोरोअर एंड लेंडर कैसे, उसके इनकम कैसी है, वो दे पाएगा नहीं दे पाएगा, उसके बेसिस पे उससे लोन देते हैं, वो उसके डॉक्यूमेंटेशन की मदद से पता चल जाता है। अब फाइनली हम पढ़ते हैं कोलेट्रल होता क्या है। कोलेट्रल वर्ड यूज़ हो रहा है, बट ये है क्या, ये एक एसेट है, एन एसेट दैट द बोरोअर ओन्स, जैसे लैंड, कार एक्सेट्रा, एंड यूजेस दिस as a guarantee to lender until the loan is repaid. If borrower fails to repay, lender has the right to sell that asset or collateral to obtain payment. So collateral एक asset होता है जो borrower के पास हो। अगर मान लो आप लोन ले रहे हो तो आपके पास एक कुछ होना चाहिए, जैसे मान लो आप ले रहे हो 1 लाख का लोन, तो आपके पास कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसकी प्राइस 1 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, जो आप एक गारंटी की तरह दे सको कि हाँ, अगर मैंने आपको लोन पे नहीं किया तो आप इसे बेच के इसे अपने पास रख लोगे, इसे बेच के अपने पैसे कलेक्ट कर लोगे। तो एक गारंटी की तरह एक्ट करता है, ठीक है। और बोरोअर के पास लेंडर जो लोन दे रहा है उसके पास राइट है कि वो इस कोलेटरल को बेच के लोन को फुलफ़िल कर सकता है। देन आता है सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट, हमने पढ़ लिया फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर्स होते हैं। फॉर्मल सेक्टर्स में हमारे बैंक और कोऑपरेटिव्स आते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में हमारे मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स होते हैं। और इनफॉर्मल सेक्टर हमारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स भी हो जाते हैं, कभी कभार हम अपने रिलेटिव से भी लोन ले लेते हैं। थर्ड होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो लोग खुद से क्रिएट करते हैं, SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। फॉर्मल सोर्स क्या होता है, फॉर्मल सोर्स को कोलेटरल चाहिए होता है, इनफॉर्मल सोर्स में कोई भी कोलेटरल की ज़रूरत नहीं होती। फॉर्मल सोर्स में इक्वालिटी होती है, वो आपको अमीर या गरीब के अकॉर्डिंग लोन नहीं देंगे। इनफॉर्मल सेक्टर में डिस्क्रिमिनेशन होता है, आप गरीब हो तो वो आपको एक डेट ट्रैप में ट्रैप कर लेंगे, ठीक है। थर्ड है रीज़नेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है फॉर्मल सोर्स में, ठीक है। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना भी नहीं होता कि आप उसे कभी पे ना कर पाओ। और इनफॉर्मल सेक्टर में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा होता है कि आप पे ही नहीं कर पाते। फॉर्मल सोर्स में RBI सुपरवाइज़ करती है उन्हें, बट इनफॉर्मल सेक्टर में कोई भी सुपरविजन होता ही नहीं है। फॉर्मल सोर्स में टर्म्स ऑफ क्रेडिट्स होते हैं, रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, फेयर होते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में कोई भी टर्म्स ऑफ कंडीशंस नहीं होती, कोई भी रूल्स और रेगुलेशन नहीं होते, बिल्कुल भी फेयर नहीं होता, अनरीज़नेबल होते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि तब भी लोग इनफॉर्मल सेक्टर से, इनफॉर्मल सेक्टर में कुछ भी अच्छा नहीं है तो लोग क्यों लेते हैं इनफॉर्मल सेक्टर से लोन। सो हमने पढ़ा था कि इनफॉर्मल सेक्टर में हमें कोलेट्रल की ज़रूरत नहीं होती, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती, और इनफॉर्मल सेक्टर ज़्यादा ईजी होता है लेने के लिए।
बिकॉज बैंक्स कभी कभार रूरल एरिया में नहीं होते। ना हमने RBI वर्ड सुना। RBI है क्या? RBI हमारा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो जिसे हम एपिक्स बैंक भी कहते हैं। इसका रोल क्या है? सबसे पहले इट होल्ड्स टॉप स्पॉट इन इंडिया इन बैंक हायरार्की। बैंकिंग हायरार्की में टॉप स्पॉट पे होता है RBI। सेकंड, इंचार्ज होता है ऑफ इशूइंग करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट के बिहाफ पे सिर्फ इसी के पास अथॉरिटी है टू इशू द नोट्स। थर्ड है, बैंकर एंड फाइनेंशियल एडवाइज़र होता है गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट को फाइनेंशियल एडवाइस कर सकता है RBI। थर्ड, ये सुपरवाइज करता है फंक्शनिंग ऑफ formal source of loans actually. For them, it promotes financial inclusion, rich, poor both, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन ये प्रमोट करता है, इक्वालिटी प्रमोट करता है इन गिविंग द लोन। फिफ्थ, इट इंश्योर्स दैट बैंक मेंटेन कैश रिजर्व्स एट ऑल टाइम। सिक्स्थ है, ये फॉरेन एक्सचेंज का मैनेजमेंट भी करता है। सेवन्थ है, ये मॉनेटरी पॉलिसी को भी मेंटेन करता है, मनी से रिलेटेड पॉलिसीज लॉन्च करता है। लास्ट है, ये चेक और बैलेंस मेंटेन करता है अगेन ऑन दिस वो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स पे। बुक में केस है, इम्पॉर्टेंट है ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश का। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश ये एक माइक्रो फाइनेंस था, ठीक है, जो ओपन किया था मोहम्मद यूनुस ने। ये एक इकोनॉमिस्ट थे। वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज़ है ये हमें बताता है अबाउट द पुअर टू मीट डिमांड्स ऑफ क्रेडिट एट रीज़नेबल रेट्स। बताता है कि पुअर को हमें रीज़नेबल रेट्स पे लोन देना चाहिए, और ये बताता है कि पुअर लोग भी लोन्स को रीपे करते हैं। ऐसा नहीं है कि पुअर लोग नहीं देते लोन्स को, एक बार लेके रख लेते हैं। थर्ड पॉइंट है, इट वॉज स्टार्टेड इन 1970s एज स्मॉल प्रोजेक्ट। ये बहुत छोटे लेवल पे स्टार्ट हुआ था इन 1970s, बट 2018 में ओवर 9 मिलियन मेंबर्स इसमें ज्वाइन हुए और 81,600 विलेजेस थे इसमें, ठीक है। 81,600 विलेजेस इस ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश का पार्ट बने और 9 मिलियन से भी ज़्यादा मेंबर्स बने। कब? 2018 में। ऑलमोस्ट ऑल बोरोअर्स आर विमेन टू पुअरेस्ट सेक्शन। इसमें जितनी भी बोरोअर्स हैं वो विमेन हैं फ्रॉम द पुअरेस्ट सेक्शन। एक क्वेश्चन आता है, अच्छा नहीं, इधर पहले हम समझ लेते हैं। हमने पढ़ा कि ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश एक माइक्रो फाइनेंस है। अब माइक्रो और मैक्रो फाइनेंस होता क्या है? माइक्रो फाइनेंस होता है जो स्मॉल लोन्स देता है, 1-2 लाख तक के लोन दे देता है, और मैक्रो फाइनेंस होता है जो बिग लोन्स देता है बाय द बैंक्स टू पीपल। नाउ इधर एक क्वेश्चन आता है, व्हाई इज़ मॉडर्न करेंसी कंसीडर्ड अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? फर्स्ट, it is authorized by Government of India. Second, it is issued by Apex Bank, that is RBI. Third, no one else is allowed to issue currency. Fourth, laws of country legalizes its use as medium of payment because कंट्री के लॉज में ये है कि पेमेंट इसी मीडियम से होगी। लास्ट है कि नो वन इन अ कंट्री कैन रिफ्यूज़ पेमेंट मोड इन करेंसी ऑफ दैट कंट्री। अब इंडिया में कोई है तो वो ऐसे ये नहीं कह सकता कि हम रुपीज़ में नहीं डॉलर में ही एक्सचेंज करेंगे मनी को। इट्स नॉट लाइक दैट। उसे कंट्री के अकॉर्डिंग ही करेंसी मोड को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यू डोंट हैव द पावर टू रिफ्यूज़, बिकॉज उसके बाद गवर्नमेंट आपके खिलाफ बहुत सारे एक्शंस भी ले सकती है। देन हमने पढ़ा था कि इनफॉर्मल सोर्स ऑफ लोन में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप भी है। अभी है क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप? ये एक इनफॉर्मल एसोसिएशन है ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू फाइंड वेज टू इम्प्रूव देयर लिविंग कंडीशंस, ठीक है। कुछ लोग साथ में मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं टू इम्प्रूव देयर लिविंग कंडीशन। इसमें ये 15 से 20 लोग का मेंबर होता है, 15 से 20 लोगों का एक ग्रुप होता है। इसमें क्या होता है, इफ़ ग्रुप हैज़ रेगुलर सेविंग्स इट बिकम्स एलिजिबल फॉर बैंक लोन्स। अगर देखो इसमें क्या करते हैं, मेंबर्स है ना ग्रुप के, वो अपनी मनी को इसमें सेव करते हैं, ठीक है। और अगर इनकी सेविंग्स इतनी बड़ी होती है, अगर ज़्यादा सेविंग्स होती है, रेगुलर सेविंग्स होती है, तो ये बैंक के लोन लेने के लिए भी एलिजिबल बन जाते हैं। देन आता है मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम ग्रुप इटसेल्फ। अब ग्रुप के कुछ मेंबर्स हैं और उसी ग्रुप में किसी को मान लो 1 लाख की ज़रूरत है,
तो वो इंसान उसी ग्रुप से लोन ले लेगा, ठीक है। इसके बेनिफिट्स क्या है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, अपॉर्चुनिटीज़ देता है और विमेन एम्पावरमेंट को भी इंक्रीज़ करता है। दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया। 4th चैप्टर आता है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन का मतलब पहले समझ लेते हैं, इसे हम और अच्छे से समझेंगे डिटेल में चैप्टर में, बट समझ लेते हैं। इट इज़ द रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड। कंट्रीज़ का एक इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन मतलब यूनिटी होता है, ठीक है। बिटवीन डिफरेंट नेशंस का एक कनेक्शन होता है जिसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अब इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है कि ग्लोबलाइजेशन इंटीग्रेशन, कंट्री के इंटीग्रेशन का इंडियन इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट है। MNC मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होती है जो ओन या फिर कंट्रोल करती है प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन, ठीक है। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होती है जो कंट्रोल करती है प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री। ये सेटअप करती है ऑफिसेज और फैक्ट्रीज़ फॉर प्रोडक्शन इन रीजन वे रिसोर्सेज आर चीपर, ठीक है। डिफरेंट जगह पे जाके अपनी फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ सेटअप करती है। इसका एम क्या होता है कि लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और ग्रेटर प्रॉफिट हो, ठीक है। इसका एम है कि प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो कम हो पर इसका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा हो। अब हम पढ़ते हैं कुछ कंडीशंस दैट आर रिक्वायर्ड टू सेटअप MNC चाहिए, ठीक है। जिस जगह पे मार्केट पास होगा, जहाँ पे स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर होंगे, जहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बहुत अच्छी होंगी, उधर MNC सेटअप हो जाएगी। अब देखते हैं इन्वेस्टमेंट। मनी दैट इज़ स्पेंड टू बाय असेट्स, उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है दैट इज़ मेड बाय MNCs। अब MNC किसी और कंट्री की MNC अगर आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रही है, आपकी कंट्री पे इन्वेस्ट कर रही है, दैट इज़ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इट इज़ मेड विद होप टू गेट प्रॉफिट, ठीक है। MNC क्यों इन्वेस्ट करती है किसी कंट्री पे या फिर कहीं पे? इट हैज़ द होप टू गेट प्रॉफिट, कि इसे प्रॉफिट मिलेगा। नाउ पढ़ते हैं फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ कैपिटल, गुड्स और सर्विसेज होती है अक्रॉस इंटरनेशनल बाउंड्रीज, ठीक है। कंट्री के बाहर जो एक्सचेंज ऑफ कैपिटल, गुड्स होते हैं, सर्विसेज होती है, वो फॉरेन ट्रेड होता है। इसके बेसिक फंक्शंस होते हैं। नंबर 1, विद ओपनिंग ऑफ ट्रेड गुड ट्रैवल्स फ्रॉम वन मार्केट टू अदर, ठीक है। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रैवल करेगा, एक मार्केट से दूसरे मार्केट में ट्रैवल करेगा ट्रेड, ठीक है, सर्विसेज, गुड्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कि चॉइस ऑफ गुड्स, हमारे पास चॉइस ज़्यादा मिलेगी। अब हमारे पास इंडिया में सपोज़ कोई साबुन है, एग्जाम्पल कैम्फर सोप है और सैंडलवुड सोप है। अब बाहर की कंट्री आए, एग्जाम्पल USA आया, वो अपने साथ डव लाया, तो अब हमारे पास ज़्यादा चॉइसेस हुई। ऐसी अलग अलग कंट्रीज़ आई, अब हमारे पास अलग अलग क्वालिटीज़ के सोप हुए, तो हमारे पास ज़्यादा गुड की चॉइसेस बढ़ी, मतलब चॉइस ऑफ गुड्स हैज़ राइजन। देन इंक्रीज्ड कंपटीशन। अब कंपटीशन इंक्रीज़ होगा तो हमारे पास प्राइस भी थोड़े लो हो जाएंगे। अब USA का एक सोप है, एक सोप जापान का, एक सोप चाइना का, एक सोप इंडिया का है, तो अब इनमें कंपटीशन, इनमें बहुत ज़्यादा गहरी टक्कर है, ठीक है। अब चाइना वाला, मान लो चाइना वाला सोप दे रहा है 50 रुपये में, अमेरिका वाला बोल रहा है मैं तो 49 में दे रहा हूँ, तो जापान वाला आएगा वो बोलेगा मैं 48 में दे रहा हूँ, इंडिया वाला बोलेगा मैं तो 45 में दे रहा हूँ। तो ऐसे देखिए कंपटीशन बढ़ा तो हमारे पास एक तो क्वालिटी अच्छी होगी, वो लोग ट्राई करेंगे कि हमारी क्वालिटी अच्छी होगी और वो लोग कंपटीशन के चक्कर में प्राइस भी लो कर देंगे। देन लास्ट पॉइंट है कि प्राइस ऑफ सिमिलर गुड्स टेंड टू बी इक्वल, और कुछ जो गुड्स हैं उनका प्राइस, जो सिमिलर गुड्स हैं उनका प्राइस भी ऑलमोस्ट इक्वल ही होता है। अब पढ़ते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज़। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इसमें इंक्रीज्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, ग्रेटर कल्चरल एक्सचेंज होता है, ओपनिंग होती है इंडियन मार्केट्स की फॉरेन में, ठीक है। फिर ग्रेट कंपटीशन होता है, मतलब गुड क्वालिटी मिलती है, गुड प्राइस मिलती है, गुड चॉइस मिलती है और न्यू टेक्नोलॉजी आती है। और ग्लोबलाइजेशन का एजेंट कौन है? MNC यानी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। एक बार फिर रिवाइज करते हैं। इम्पैक्ट होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, कल्चरल एक्सचेंज होता है, इंडिया को बाहर फॉरेन जाने का मौका मिलता है, कंपटीशन बढ़ता है, अच्छी टेक्नोलॉजी मिलती है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। एजेंट है ग्लोबलाइजेशन का MNC यानी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। देन फॉरेन ट्रेड के हमारे 2 मेजर फैक्टर्स होते हैं।
एक पहला फैक्टर है हमारा टेक्नोलॉजी, दूसरा फैक्टर है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। पहले टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी होता है रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी जिससे स्टिमुलेटेड ग्लोबलाइजेशन। अब टेक्नोलॉजी बढ़ी तो ग्लोबलाइजेशन भी बढ़ा। जैसे एग्जांपल, हम फास्ट डिलीवरी कर सकते हैं एट वेरी लो कॉस्ट और नॉमिनल कॉस्ट एंड लीस्ट टाइम वाया जीमेल। ठीक है। सेकंड, हमारी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इंक्रीज़ हुई, इम्प्रूव हुई टेक्नोलॉजी के साथ। पहले हम पैदल चलते थे, फिर हम कार रिक्शा से चलने लगे, फिर टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई, हमारे पास एयरप्लेन्स आए तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी इम्प्रूव हुआ। फिर आता है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो इसमें क्या है, ट्रेड बैरियर्स और लिबरलाइजेशन का मतलब बताया। सो ट्रेड बैरियर्स वो होते हैं जो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है, रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। एग्जांपल, टैक्स ऑन इंपोर्ट्स। अब कोई चीज़ बाहर से आ रही है कंट्री में तो उस पर टैक्स लगाती है गवर्नमेंट, उसी को कहते हैं ट्रेड बैरियर। अब लिबरलाइजेशन होता है इन्हीं बैरियर्स को रिमूव करना। रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड लिबरलाइजेशन। बहुत बार आया है लिबरलाइजेशन की डेफिनेशन, सो मेक श्योर टू रिमेंबर इट। देन आता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अगेन इम्पॉर्टेंट, हुज एम इज़ टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। इसे लिबरलाइज करना है, इंटरनेशनल ट्रेड में रिमूव करना है बैरियर्स को। देखो इसमें कुछ चीज़ें हैं कि जो WTO है ये प्रेफर करती है डेवलप्ड नेशन को, मतलब ये थोड़ी बायस्ड हो जाती है और ये क्या करती है, प्रेशराइज करती है डेवलपिंग नेशंस को टू रिमूव ऑल बैरियर्स। ठीक है। बायस हो जाती है थोड़ी डेवलप्ड नेशन की तरफ, तो ऑब्वियसली जो डेवलपिंग नेशन है उन्हें थोड़ा प्रेशराइज करेगी, तो ये थोड़ी सी अनफेयर है। डेवलप्ड कंट्रीज़ क्यों है अनफेयर, बिकॉज WTO को डेवलप्ड कंट्रीज़ ने स्टार्ट किया था कब, जनवरी 1, 1995, और इंडिया ने भी ज्वाइन किया था WTO को 1 जनवरी 1995 में। अब WTO का वर्क क्या है, इसका वर्क है रूल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड सीज दैट दीज रूल्स आर ओबेड। ठीक है, ये रूल्स बनाती है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए और चेक भी करती है कि वेदर द रूल्स आर फॉलोड और नॉट। ठीक है। अभी जो WTO में करेंटली जो नंबर ऑफ कंट्रीज़ है वो है 164 आउट ऑफ 195 कंट्रीज़। तो टोटल 195 कंट्रीज़ है हमारे वर्ल्ड में, जिसमें से 164 कंट्रीज़ WTO का पार्ट है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। फाइनली हमारे जो चैप्टर का थीम था हम उस पर आ ही गए। तो इस इंडिया पे हमारे डिफरेंट टाइप्स पे इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे कंज्यूमर पे, स्मॉल वर्कर्स पे, लार्ज कंपनीज़ पे, सप्लायर्स पे, हाईली एजुकेटेड वर्कर्स पे, स्मॉल प्रोड्यूसर्स पे, सब पे अलग अलग इम्पैक्ट पड़ता है। सो कंज्यूमर पे ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। कंज्यूमर आप और हम हैं, तो हमें एक तो बेटर चॉइस मिलती है, हमें बेटर प्राइस मिलता है, हमें बेटर प्रोडक्ट मिलता है, बेटर क्वालिटी मिलती है, बेटर टेक्नोलॉजी भी मिलती है। नाउ स्मॉल वर्कर्स पे क्या इम्पैक्ट होगा, स्मॉल वर्कर्स का तो लॉस ही होगा, बिकॉज MNC बड़ी कंपनीज़ जो अपने प्रोडक्ट्स बेच रही है, तो फिर स्मॉल वर्कर्स का तो लॉस हो गया बिकॉज उनके प्रोडक्ट्स कोई नहीं ख़रीद रहा। सेकेंड, इन्हें सीजनल एम्प्लॉयमेंट ही मिलती है बिकॉज MNC इन्हें हायर करती है फॉर सम टाइम्स, जैसे दिवाली का टाइम हो गया तब इन्हें ज़्यादा ज़रूरत है वर्कर्स की, तो ये उस टाइम के लिए हायर कर लेती है, तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है। थर्ड क्या होता है, वर्कर, ये इन्हें वर्क करना पड़ता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ठीक है। लार्ज कंपनी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो लार्ज कंपनी है इनके पास चांस होगा टू बिकम MNC। एग्जाम्पल एशियन पेंट्स है। ठीक है। इनका प्रॉफिट बढ़ेगा, बेटर टेक्नोलॉजी मिलेगी। ठीक है। सप्लायर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सप्लायर्स का भी प्रॉफिट बढ़ेगा बिकॉज इन्हें भी तो रॉ मटेरियल, MNC को भी रॉ मटेरियल्स तो चाहिए होगा, तो कहाँ से लेंगे, सप्लायर्स से लेंगे, तो सप्लायर्स का प्रॉफिट बढ़ा। हाईली एजुकेटेड वर्कर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इन्हें ज़्यादा जॉब मिलेगी, ज़्यादा सैलरी मिलेगी, तो इनका तो प्रॉफिट हुआ।
स्मॉल प्रोड्यूसर पे क्या पड़ेगा, इनका कंपटीशन इंक्रीज़ हो जाएगा, बिज़नेस कम हो जाएगा, प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। तो इसमें कंज्यूमर का फ़ायदा हुआ, लार्ज कंपनी का फ़ायदा हुआ, सप्लायर का फ़ायदा हुआ, हाईली एजुकेटेड वर्कर का फ़ायदा हुआ, बट स्मॉल प्रोड्यूसर और स्मॉल वर्कर्स का लॉस हुआ। अब हम देखते हैं कुछ स्टेप्स जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते हैं इन इंडिया। सो सबसे पहला पॉइंट है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है सेटअप इंडस्ट्रियल जोन्स कॉल्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक सिटी, ठीक है। सो इंडिया की गवर्नमेंट ने SEZ सेटअप की हुई है। SEZ आर टू हैव वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़, ठीक है। SEZ के पास वर्ल्ड क्लास बहुत टॉप क्लास फैसिलिटीज़ होती हैं, स्टोरेज होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, मार्केट होता है, वाटर होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, ऑल दैट इज़ नीडेड फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट और बाय द MNC। एग्जाम्पल हमने देख लिया इलेक्ट्रॉनिक सिटी, ठीक है। और क्या होता है, कंपनीज इन SEZ नीड नॉट टू पे टैक्सेस ऑफ इनिशियल 5 years, ठीक है। सो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कंपनीज़ को स्टार्टिंग के 5 years तक के लिए कुछ भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो ये अगेन एक अट्रैक्टिव चीज़ है। लास्ट है कि गवर्नमेंट हैज़ अलाउड फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज, शॉर्ट ड्यूरेशन हायरिंग ऑफ वर्कर्स ड्यू टू वर्क प्रेशर इंस्टेड ऑफ रेगुलर बेसिस टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ कंपनी, ठीक है। अब जिससे कंपनी का फ़ायदा हो, जिससे तो इसने तो गवर्नमेंट ने कुछ लॉज भी बनाए हैं, ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन हायरिंग के लिए। तो हमने पढ़ा कि कंपनीज़ को स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा स्टार्टिंग के 5 साल के। तो इससे क्या हुआ, जो कंपनीज़ हैं वो अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज़ करने लगी। वो स्टार्टिंग के 5 साल कहीं पे बिताती थी, फिर अगले 5 साल में जब उन्हें टैक्स देने की बारी आती थी तो वो कहीं और चल जाती थी, फिर उधर 5 साल कंप्लीट करके कहीं और चल जाती थी, तो फिर अनफेयर प्रैक्टिसेस हुई। अब हम देखते हैं कि स्टेप्स क्या हो सकते हैं दैट गवर्नमेंट कैन टेक फॉर अनफेयर ट्रेड। इस अनफेयर ट्रेड के गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले सकते हैं। गवर्नमेंट कैन इंश्योर लेबर लॉज, वो लेबर लॉज लगा सकता है। सेकेंड, इट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स इनिशियली टू एक्सपैंड बिजनेस, ठीक है। गवर्नमेंट क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो स्मॉल प्रोड्यूसर को प्रमोट कर सकते हैं, वो लेबर लॉज लगा सकते हैं छोटे छोटे बिजनेसमैन के लिए। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बैरियर्स लगा सकते हैं जिससे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कम हो जाए। देखो जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे तो करना ही पड़ेगा, बैरियर लगाना कोई गलत बात नहीं होती। फोर्थ, नेगोशिएशन विद WTO फॉर फेयर रूल्स, ठीक है। WTO से बात कर सकता है, डील कर सकता है फॉर द फेयर रूल्स, की फेयर रूल्स लगाए जाए। फिफ्थ, इट कैन कोलैब विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज टू टैकल द डोमिनेंस ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज़ इन WTO, ठीक है। ये कोलैबोरेशन कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ, ठीक है, जिससे कि जो डोमिनेंस चल रहा है डेवलप्ड कंट्रीज़ का WTO पे, जिससे अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही है वो ख़त्म हो सके। दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो ऐसे हमने क्लास 10th की कंप्लीट इकोनॉमिक्स पढ़ ली विद इन 1 hour, ठीक है। 1 घंटे से भी कम में हमने पूरी इकोनॉमिक्स ख़त्म कर ली इन वेरी डिटेल। NCERT, अब ये आपने अच्छे से समझ लिया, ये वीडियो अच्छे से देख ली, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो बता देना, नोट्स पढ़ लिए तो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू, बिकॉज उसमें PYQs में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। अगर आपको ऐसे और 1 शॉट्स चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन